नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, विज्ञान में जो जैव विविधता का टॉपिक ऐड किया गया है उसको जो एक प्रकार से साइंस वाला जो पार्ट था वो तो अपन ने कर लिया है ना। लेकिन जो जीके वाला पार्ट है वो अपन करेंगे, और ये जीके वाला जो पार्ट है वो कक्षा आपकी 8 और कक्षा 10 में ये दिया गया है। तो कक्षा 8 और कक्षा 10 की जो पुस्तकें हैं उनमें जो जैव विविधता का टॉपिक है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ मैंने इस वीडियो में रखे हैं। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पुस्तकों से ही पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी जहाँ से जीके का प्रश्न बन सकता है वहाँ से साथियों मैंने सारे पॉइंट्स उठाए हैं और आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो घोषित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की महत्वपूर्ण जैव विविधता मानव स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण नष्ट हो चुकी हैं उनको जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। पूरे दुनिया में कुल मिलाकर के ये हॉटस्पॉट कितने हैं? 34 हॉटस्पॉट हैं, और भारत में जो है वो 2 जैविक हॉटस्पॉट हैं। एक तो आपका पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी हिमालय। तो ध्यान में रखना कि टोटल तो 34 हैं, 34 में से 2 कितने हैं? 2 जो हैं वो भारत में हैं। ये आपको ध्यान में रखना साथियों। चलिए आगे बढ़े तो वर्ष 2009 में गांगेय डॉल्फिन को, मतलब गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 2009 में जो है वो गांगेय डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा इसको भी। इसके अलावा बात करें कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। यह पुस्तक पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग है। तो देखिए साथियों, रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यहाँ से प्रश्न जो रीट में आया भी हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड डाटा पुस्तक यानी जो स्पीसीज, जो एक प्रकार से प्रजातियां जो खत्म होने वाली हैं दुनिया में एक प्रकार से जीव जंतुओं की, उन प्रजातियों के नाम इसमें लिखे हैं, उनकी लिस्ट इस पुस्तक में है। इस पुस्तक को बोलते हैं रेड डाटा पुस्तक। और ये जो पुस्तक होती है वो पौधों के लिए अलग है, जंतुओं के लिए अलग है, जो अन्य स्पीसीज हैं उनके लिए ये पुस्तक अलग अलग है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर अपन इस पुस्तक के इतिहास के बारे में, तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो सन 1972 में विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ IUNC द्वारा किया गया। IUNC का जो गठन है वो 1968 में किया गया था, और उन्होंने 1968 में गठन होने के 4 साल बाद ही जो रेड डाटा पुस्तक के को प्रस्तुत कर दिया था 1972 में। इसके बाद देखिए भारत में अगर अपन बात करें विविधता के जैव विविधता एक्ट के बारे में, तो भारत ने सन 2002 में जैव विविधता एक्ट बनाया, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय संगठन के निर्माण का प्रावधान किया गया। त्रिस्तरीय संगठन कौन कौन से? राष्ट्रीय स्तर पर तो आपका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, और फिर राज्य स्तर पे है राज्य जैव विविधता बोर्ड, और फिर जो स्थानीय है स्थानीय स्तर पर, मतलब जिला स्तर पर एक प्रकार से देख सकते हैं कि स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति। तो ये त्रिस्तरीय एक प्रकार से संगठन तैयार किया गया था। जैव विविधता एक्ट जो है वो 2002 में बनाया गया है उसमें। तो ये भारत के परिदृश्य में जैव विविधता से संबंधित पॉइंट है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साइंस में अगर जीके आता है तो यहाँ से एक आधा प्रश्न बन सकता है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए जो विलुप्त प्रजातियां जो विलुप्त हो गई हैं उनके भी नाम कुछ बता देता हूँ। ये कक्षा 8 की पुस्तक से है कि जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है वो विलुप्त प्रजातियां कहलाएंगी। भाई कोई भी जो प्रजाति, मतलब कोई भी जीव इनका जो है वो बचा अभी तक नहीं है। डोडा पक्षी, जंगली कबूतर, और आपका वुली मेमथ और तस्मानियन टाइगर जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। पादपों में सेंट हेलेना जैतून, वुड्स साइकेड्स और कोकिया कुकी जो है, ये पेड़ जो है वो बिल्कुल दुनिया से अभी ख़त्म हो चुके हैं, और ये जंतु जो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। थोड़ा सा बस ध्यान में रख लेना, ज़्यादा रटने की इनको आवश्यकता नहीं है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ही कम है। फिर है संकटापन्न प्रजातियां। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की वे प्रजातियां जिनकी संख्या निरंतर एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, यदि समय रहते जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो वे निकट समय में विलुप्त हो सकती हैं, संकटापन्न प्रजातियां कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए
एशियाटिक सिंह यानी कि एशियाई शेर, गंगा नदी की डॉल्फिन जिसको मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में भारत सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया है, मैंने अभी आपको बताया है। कृष्णमृग यानी काले हिरण ताल छापर में अपने चूरू जिले में। एक सींग वाला गेंडा, डेजर्ट लिजार्ड यानी कि रेगिस्तानी छिपकली। गोडावण अपने राज्य पक्षी। सोनचिरैया, गिद्ध और बीजू जो है वो जंतु प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे संकटापन्न प्रजातियों में शामिल यानी विलुप्त होने की कगार पे आई हुई है ना। अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो जल्द ही ये विलुप्त भी हो सकती हैं। इसके अलावा पादप प्रजातियों की बात करें इसमें तो पनीरबद्ध, रोहिडा, इंद्रोक, गूगल, फोग या फोगड़ा जो है ये प्रजातियां भी संकटापन्न प्रजातियों में आती हैं पादपों की। जो रोहिडा है अपने वो राज्य पुष्प है अपना राजस्थान का, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फोग और फोगड़ा अपने बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, जिसके टींट लगते हैं, टींटिया जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, टींट भी लगते हैं इनके ना, जिनकी बहुत शानदार स्वादिष्ट खाना सब्जी वगैरह बनती है। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है। और कृष्णमृग जो है वो भी जो है संकटापन्न प्रजातियों में शामिल है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी राजस्थान से संबंधित है। गोडावण भी राजस्थान से संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सोनचिरैया का रखना चाहिए, गिद्ध बीजू को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये संकटापन्न प्रजातियां हैं और विलुप्त हुई प्रजातियां हैं, ये देख लिया अपन ने। अब जैव विविधता का संरक्षण से संबंध में जो विधियां क्या संरक्षण की, तो एक तो है कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन क्षेत्र बना दिए जाएं, और दूसरा है कि प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान बना करके भी इनका संरक्षण किया जा सकता है। तो हालांकि ऐसे तो प्रश्न बनेगा नहीं कि संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो राजस्थान के संबंध में जो भी अभ्यारण्य वगैरह दे रखे हैं वो आपको बता देता हूँ कि भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य राजस्थान, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य ये भी जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में 30 वन्यजीव अभ्यारण्य और 4 राष्ट्रीय उद्यान एवं 4 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। ठीक है साथियों, तो ये एक प्रकार से आपको इनको डिटेल में भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी कोई विशेष मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो पेपर बनेगा आपका वो बोर्ड्स की किताबों से ही बनने वाला है, तो उसमें आपको डिटेल में कुछ दिया नहीं हुआ, क्योंकि अगर डिटेल में अपन जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और वो अपने को रटने की आवश्यकता नहीं है। जो मुख्य आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो मैं आपको जो है एक आपका प्राकृतिक संसाधनों वाला टॉपिक, उस टॉपिक में मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा प्रवासी पक्षियों के लिए प्रवास स्थल की बात करें तो देखिए हमारे देश में जलवायु विभिन्नताओं के कारण विदेशी पक्षियों की कई प्रजातियां अपने मूल प्राकृतिक आवासों की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए, अत्यधिक ठंड के बचने के लिए सर्दियों के मौसम में लंबी दूरी तय करके अपने प्रजनन काल में भारत आती हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। जैसे कुर्जा है, कुर्जा जो उसको क्या बोलते हैं, साइबेरियन क्रेन को ही कुर्जा बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है राजस्थान की परिदृश्य से। राजस्थान में इनके महत्वपूर्ण प्रवास स्थल निम्नलिखित हैं, तो ये प्रवास स्थल भी आपको थोड़े ध्यान में होने चाहिए। जोधपुर में देखिए फलोदी के पास खींचन जो है वो है, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। गूढ़ा विश्नोई के पास आपका काकानी तालाब है, ये भी जोधपुर में है। ताल छापर अभ्यारण्य आपका चूरू में है। डीडवाना जो है, डीडवाना में भी इस प्रकार की पक्षियों के लिए व्यवस्था, तो ये नागौर में स्थित है। तो साथियों ये आपके थोड़े से ध्यान में आपको होने चाहिए। बस जैव विविधता से संबंधित अगर जीके का प्रश्न बनता है तो मेरे हिसाब से इनमें से बाहर नहीं आएगा। आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर अगर कवर करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता। हो सकता है इसमें से प्रश्न आ जाए, हो सकता है ना भी आए, तो आपको एक बार ये इतना जो है वो कर लेना है और मेरे हिसाब से इसमें से आराम से प्रश्न बन जाना चाहिए। अगर साथियों आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अपन अगले वीडियो में मिलेंगे एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।